हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशंस। स्ट्रेन है वो रेशियो होता है चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। स्ट्रेन डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। स्ट्रेन क्या हो गया? चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। डायमेंशंस यानी कि एग्जांपल के तौर पे हम लेंथ लेते हैं, तो चेंज इन लेंथ यानी कि डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। चेंज इन लेंथ की और ओरिजिनल लेंथ की भी मीटर। मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी? कुछ नहीं आएगी, कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या आएगा? एक प्योर नंबर आएगा। तो स्ट्रेन क्या है? एक प्योर नंबर है, हेंस स्ट्रेन इज डायमेंशनल लेस, और इसका कोई डायमेंशंस भी नहीं होता है, ना इसकी कोई यूनिट होती है। स्ट्रेन है वो चार टाइप के हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेन में टाइप ऑफ स्ट्रेन देयर आर 4 टाइप ऑफ स्ट्रेन: टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नंबर 1 है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेंबर इज टर्म्ड एज टेंसाइल स्ट्रेन। ये इंक्रीज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का रेशियो होता है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन के अंदर लेंथ इंक्रीज होती है। टेंसाइल जब लोड लगता है तो लेंथ इंक्रीज होती है, इस वजह से ये जो इसका रेशियो होगा वो इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेन यहाँ से हो गया इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ यानी कि एल और उसमें चेंज आया डेल एल, तो एल प्लस डेल एल इसकी टोटल लेंथ हो गई। उसमें से अगर एल को माइनस कर दूँ तो इंक्रीज इन लेंथ आ जाएगा, यानी कि खाली डेल एल आ जाएगा, और बाई ओरिजिनल लेंथ एल है ही। तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को हम दर्शाते हैं एप्सिलॉन से, और ये छोटा नीचे टी लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका टेंसाइल। तो ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेन। सेकंड जो आता है वो है कंप्रेसिव स्ट्रेन। ये टेंसाइल स्ट्रेन का जस्ट उल्टा होता है, इसके अंदर डिक्रीज इन लेंथ आता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन है, ये क्या होता है? द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेंबर इज टर्म्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेन। क्या कह रहे हैं? द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ, यानी कि इसके अंदर लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है टू द ओरिजिनल लेंथ, ये इसका रेशियो होता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये इसको हम शो करेंगे एप्सिलॉन और सी के साथ, सी फॉर कंप्रेसिव। ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेन, जो कि हो जाएगा डिक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होता है? द रेशियो ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये रेशियो होता है एंगुलर डिफॉर्मेशन टू ओरिजिनल लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ का अलोंग द फोर्स इज टर्म्ड एज शियर स्ट्रेन, ठीक है। ये जो बॉडी दिखाई दे रही है एबीसीडी, इसके अंदर जो सी बी है, ये इसका ये वाला जो फेस है ये चेंज होके बी सी है, जो ये फेस ये बी सी डैश हो जाता है या बी सी वन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये सी से सी वन या सी से सी डैश चेंज हो जाता है। तो ये ऐसे था बी सी, ये थोड़ा टिल्ट हो गया तो ये सी यहाँ पे आ गया सी वन या सी डैश, ठीक है। तो इसको हम शो करें तो ये ऐसा हो गया, यानी कि ये 5 एंगल से इसमें टिल्ट आ गया है। तो ये क्या बन गई? ये बन गई एक समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेन के अकॉर्डिंग इसमें चेंज इन डायमेंशंस क्या हो गया? सी डैश हो गया, सी से सी डैश हो गया, तो चेंज आ गया सी से सी डैश। ओरिजिनल क्या था? सी बी सी था, ठीक है। तो सी सी डैश अपॉन बी सी चेंज होकर बी सी डैश होगा। तो ये जो एक्चुअली जो चेंज आया है वो सी से सी डैश में आया है, और जो लेंथ चेंज हुई है वो बी सी से बी सी डैश हुई है। तो सी सी डैश बाई बी सी, तो ये क्या होगा? ये एक समकोण त्रिभुज है, एंगल के सामने वाला लंब होता है। तो सी सी डैश क्या हो गया? एक लंब हो गया है, एल हो गया ये लंब, ठीक है। और बी सी क्या हो गया? एक आधार हो गया है, और लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे ये थीटा क्या है? फाई। तो ये सी वन अपॉन बी सी, ये क्या हो गया? टेन फाई। और जो फाई है वो बहुत ही स्मॉल है, इसलिए टेन फाई को हम फाई लेते हैं। तो ये टेन फाई को हमने फाई ले लिया, तो शियर स्ट्रेन को हम फाई से शो करते हैं, फाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? द रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम। ये भी एक रेशियो होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि जो लेंथ वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आया है वो, एंड देन उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम, इसके रेशियो से जो निकल कर आएगा वो होगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसे हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें एप्सिलॉन के साथ हम छोटा वी लगा देते हैं, छोटा वी यानी कि उसके साथ छोटा सा वी बना देते हैं, बड़ा वी, ठीक है। ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट। इलास्टिसिटी क्या होती है? ए मटेरियल इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। एक मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक तब होगा इफ द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, उसके ऊपर डिफॉर्मेशन आ गया है, उसमें चेंज आ गया है, जब उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगा हुआ है, कंप्लीटली डिसअपीयर, ये पूरी तरीके से नजर आना बंद हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जब ये बाहरी फोर्स जो लगे हुए हैं जिसकी वजह से इसमें जो चेंज आया है, डिफॉर्मेशन जो हुआ है, अगर उस फोर्स को मैं हटा लूँ तो ये वापस से अपनी शेप को, जिस शेप में पहले से था उसी शेप में आ जाएगा, यानी कि फोर्स हटाने के बाद इसका जो डिफॉर्मेशन है वो खत्म हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। इसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको? ए मटेरियल इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक इफ द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस कंप्लीटली डिसअपीयर ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस के रिमूवल के ऊपर, ठीक है। क्या है? रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के रिमूवल होने के बाद इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, उसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी। रबड़ है वो एक इलास्टिसिटी का एग्जांपल है। रबड़ को अगर आप खींचते हैं दोनों साइड से फोर्स लगा के, वो तो लंबा हो जाएगा, और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं वो वापस से उसी जगह पर आ जाएगा। तो रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जो उसके ऊपर जो बाहर से जो फोर्स लगे हैं अगर उनको हटा दिया जाए और वो वापस से अपने उसी पोजीशन में आ जाए, उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। A material is said to be perfectly elastic if the deformation produced by the external forces completely disappear on the removal of external forces.
रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इन केस अगर द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज डू नॉट डिसअपियर आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, अगर फोर्स लगाने के बाद लगा रखा है और उसमें चेंज आ गया और फोर्स को हटाने के बाद अगर वो बॉडी उस वापस से उसी फॉर्म में नहीं आती है, सच मटेरियल आर कॉल्ड प्लास्टिक मटेरियल। उस मटेरियल को हम प्लास्टिक मटेरियल कहेंगे, यानी कि वो उसकी प्लास्टिक स्टेट होगी। उस स्टेट के अंदर वो फोर्स हटाने के बाद भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाता, उसे हम कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल या प्लास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी के अंदर एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद उसमें जो डिफॉर्मेशन आया है वो हट जाता है, यानी कि ओरिजिनल उसी पोजीशन में वो आ जाता है, ओरिजिनल पोजीशन में जैसे वो पहले था लोड हटाने के बाद। तो ये होता है इलास्टिसिटी। और अगर ऐसा ना हो तो वो प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक मटेरियल। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, नेक्स्ट इसमें इसी के साथ है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है वो देखिए, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू द लिमिटिंग फोर्स अप टू विच द मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। क्या कह रहा है, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू दिस लिमिटिंग फोर्स, यानी कि वो वैल्यू जिसको हटाने के बाद वो वापस से अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, यानी कि वो परफेक्टली इलास्टिक होता है उस पॉइंट तक, उस लास्ट पॉइंट तक जिस पॉइंट पे वो इलास्टिक है, उसके बाद वो इलास्टिक नहीं रहता, उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। तो द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू द लिमिटिंग फोर्स अप टू विच द मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक, जब तक कि वो परफेक्टली इलास्टिक है, जिस पॉइंट पे वो हाईएस्ट पॉइंट जिसके ऊपर वो परफेक्टली इलास्टिक है, उसे हम इलास्टिक लिमिट कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, देखिए हुक्स लॉ क्या होता है। दिस लॉ स्टेट दैट, या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन ए मटेरियल इज लोडेड विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी द स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेसेस। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। जो स्ट्रेन जो होता है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से इसका मुराद है कि स्ट्रेन अगर इंक्रीज होगा तो स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा, और अगर स्ट्रेन डिक्रीज होगा तो स्ट्रेस भी डिक्रीज होगा। तो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्ट्रेस के। स्ट्रेन का सिंबल है एप्सिलॉन, स्ट्रेस का सिंबल है सिग्मा। तो एप्सिलॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसकी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर अंदर। तो हुक्स लॉ को कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। तो हुक्स लॉ क्या हो गया, दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन ए मटेरियल इज लोडेड विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी द स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेसेस, द स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। ये पूरा लिखने की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। काम खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, द स्ट्रेन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसको हम लीनियर स्ट्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर स्ट्रेन है वो लोड की डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन में ही जो स्ट्रेन होता है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन कहते हैं। और अगर स्ट्रेन और डायरेक्शन ऑफ लोड में राइट एंगल है तो उसे हम लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। तो इसको हम सेम इसी तरह लिख के आ सकते हैं कि द स्ट्रेन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन। यहाँ से नेक्स्ट की डेफिनेशन है द स्ट्रेन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नोन एज लैटरल स्ट्रेन, और इसे हम ट्रांसवर्सिव स्ट्रेन भी कहते हैं। फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो है उसमें लोड है वो भी उसी डायरेक्शन में है, और जो उसका है जो स्ट्रेन है वो भी उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस बॉडी की क्या है लेंथ है, और लोड भी इसी साइड लगे हुए हैं। तो ये क्या हो गया इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम इसके डायमेंशंस इसकी अगर इसकी चौड़ाई की बात करेंगे हम, तो अगर हम डी में देखेंगे कि चेंज इन डी, यानी कि डेल डी अपॉन डी। इस केस में क्या होगा कि इसकी ओरिजिनल जो इसका चौड़ाई थी ये डी थी, चेंज जो आया है उसमें डेल डी आया है फोर्स लगने के बाद। तो फोर्स लगे हुए हैं इस डायरेक्शन में, चेंज आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये एक राइट एंगल पे आ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे लैटरल स्ट्रेन। और अगर लेंथ की बात की जाए और फोर्स भी लेंथ के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और लेंथ के अंदर चेंज भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और अगर ये ऐसे आ जाए 90 डिग्री के साथ, वो होता है लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल एल अपॉन एल, जो मैंने अभी समझाया कि वो लेंथ के अकॉर्डिंग हो गया, टेंसाइल हो गया वो। और लैटरल जो स्ट्रेन होता है वो इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग, यानी कि चौड़ाई के अकॉर्डिंग होता है। तो डेल डी बाई डी ये कंप्रेसिव के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइजन्स रेशियो। इट इज डिनोटेड बाई म्यू या 1/m। पॉइजन्स रेशियो है, इसको म्यू से दर्शाया जाता है या फिर 1/m से दर्शाया जाता है। तो 1/m आ जाए या म्यू आ जाए, आप उसे पॉइजन्स रेशियो ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइजन्स रेशियो। ऊपर मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में समझाया था और लैटरल स्ट्रेन के बारे में समझाया था। और अगर इनके दोनों को रेशियो में कर दिया जाए, द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइजन्स रेशियो, उसे हम क्या कहेंगे पॉइजन्स रेशियो कहेंगे। तो पॉइजन्स रेशियो क्या हो गया, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको किससे दर्शाते हैं, म्यू से और 1/m से, इनमें से किसी से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट में नंबर 1 पे आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे हम यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। ये क्या होता है, इट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन।
या अथवा रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन, इट इज डिनोटेड बाई ई। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई से दर्शाया जाता है। ये क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ये रेशियो होता है टेंसाइल स्ट्रेन का, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, अगर स्ट्रेस टेंसाइल है तो स्ट्रेन भी टेंसाइल होगा। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन है तो क्या होगा? तो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी। तो अगर कंप्रेसिव है तो स्ट्रेस भी कंप्रेसिव लेना है और स्ट्रेन भी कंप्रेसिव लेना है, और अगर टेंसाइल में है तो स्ट्रेस भी टेंसाइल में और स्ट्रेन भी टेंसाइल में। तो बेसिकली जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हो गया वो आपका क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और इसको ई से हम डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या लिख सकते हैं? द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, या कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द कंप्रेसिव स्ट्रेन का रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। दिस इज डिनोटेड बाई जी, सी और एन। किसी जगह इसको जी से दर्शाया जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, कुछ जगह सी से दर्शाया जाता है, कुछ लोग इसको एन से दर्शाते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के अंदर क्या लिख सकते हैं? द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी से शो किया, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस यानी कि टाउ और शियर स्ट्रेन यानी कि फाई, तो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन यानी कि टो बाई फाई। ठीक है, ये क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नंबर थर्ड है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है? द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द कोरस्पॉन्डिंग टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेन को एप्सिलॉन नॉट से, और वी फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये क्या हो गया? बल्क मॉडुलस, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। तो बल्क मॉडुलस में हम क्या लिख सकते हैं? द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द कोरस्पॉन्डिंग टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस, इट इज डिनोटेड बाई के। द यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। ये जो इलास्टिक कांस्टेंट हमने तीन जो पढ़े हैं, कौन कौन से? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस। ठीक है, इनमें रिलेशंस क्या है? ठीक है, द इलास्टिक कांस्टेंट हैव सर्टेन मैथमेटिकल रिलेशनशिप अमॉन्ग देमसेल्व्स व्हिच इज फॉलो। नंबर एक पे है, नंबर एक पे इसको देखने की कोशिश कीजिए। नंबर एक पे है जो ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये होगा इज इक्वल टू 2g, जी फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इंटू 1 + 1/m। 1/m क्या है यहाँ पे? म्यू। म्यू और 1/m एक ही सिंबल है, एक ही चीज़ के सिंबल है, उसे हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। तो ये क्या है? पॉइजन्स रेशियो है। तो ई क्या हो गया? ई इज इक्वल टू 2g इंटू 1 + 1/m। ई का जी के साथ रिलेशन है, ई का के साथ रिलेशन, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के साथ रिलेशन तो ये है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बल्क मॉडुलस के साथ रिलेशन ये है, वो है ई इज इक्वल टू 3k इंटू 1 - 2/m। ये ई और के का रिलेशन है। ठीक है, अब ई, के एंड जी तीनों का जो रिलेशन होगा वो होगा ई इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k + g, यानी कि 9k फॉर बल्क मॉडुलस, जी फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अपॉन 3k, के फॉर बल्क मॉडुलस और जी फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख भी दिया नीचे। ई है वो यंग्स मॉडुलस है, जी है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, के है वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और 1/m है पॉइजन्स रेशियो, जिसके अंदर जो यू जो है वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। देखो मटेरियल है वो एक डक्टाइल मटेरियल होते हैं और कुछ ब्राइटल मटेरियल होते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मिल्ड स्टील आ जाए या डक्टाइल मटेरियल आ जाए, एक ही है, क्योंकि मिल्ड स्टील ही एक डक्टाइल मटेरियल होता है। तो हम जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो हम डक्टाइल मटेरियल के लिए बनाए या मिल्ड स्टील के लिए बनाए, सेम होगा। तो एग्जाम में चाहिए आए चाहिए आए, आपको जो मैं बता रहा हूँ यही बनाना है। ये आप देख पा रहे हैं, ये है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, इसमें इस साइड है, एक मिनट, इसमें इस साइड है स्ट्रेस और इस साइड लिया गया है स्ट्रेन। ठीक है, शुरू में ये है 0 पॉइंट, 0 पॉइंट से ये ए पॉइंट है। ठीक है, फिर बी है, फिर सी है, डी है, ई है, और फिर ये जी होना था बट ये असल में एफ आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है ये पॉइंट, इनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट ए, वो है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। उसके अंदर क्या लिखेंगे हम? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मे बी डिफाइन एज द, क्या लिखेंगे? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मे बी डिफाइन एज दैट स्ट्रेस एट विच द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिंग टू बी डिवेट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। यानी कि पॉइंट ए जो कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो है जहाँ से ये स्ट्रेट लाइन डिवेट हो जाती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन हट जाती है। ये यहाँ से 0 से ए तक बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, लेकिन ए पॉइंट के बाद ये स्ट्रेस लाइन खत्म हो जाती है, बिल्कुल सीधी लाइन जाके थोड़ा उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जहाँ पे खत्म होती है उसे हम कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और ए से बी जो होता है वो बी पॉइंट वो होता है इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक लिमिट सेकंड जो होता है, यानी कि द पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट में बी डिफाइन एज द स्ट्रेस डेवलप इन द मटेरियल विच एनी विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन।
ये इलास्टिक लिमिट के बारे में लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट के ऊपर क्या लिखोगे? थर्ड पॉइंट है सी और फोर्थ पॉइंट है डी। सी और डी क्या है? सी है वो अपर यील्ड पॉइंट है, डी है ये लोअर यील्ड पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या है? थर्ड में है यील्ड पॉइंट, तो पॉइंट सी एंड डी, पॉइंट सी एंड डी दोनों यील्ड पॉइंट है। तो थर्ड के अंदर क्या है? सी एंड डी, दो पॉइंट है जो कि यील्ड पॉइंट बोलते हैं। द यील्ड पॉइंट डिफाइन एज द पॉइंट एट विच द मटेरियल स्ट्रेस डिफॉर्म प्लास्टिकली, यानी कि सी और डी पॉइंट के ऊपर ये प्लास्टिकली बिहेव करेंगे, ठीक है। आफ्टर द यील्ड पॉइंट इज पास्ट परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस अकर। इन पॉइंट के बाद परमानेंटली इलास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाता है। देयर आर टू यील्ड पॉइंट, यहाँ पे हम दो यील्ड पॉइंट होते हैं, अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट यानी कि सी और लोअर यील्ड पॉइंट यानी कि डी, ठीक है। ये आप इसमें देख सकते हैं ग्राफ में, ये सी एंड डी, सी अपर यील्ड पॉइंट है, डी लोअर यील्ड पॉइंट है। इसके बाद है ई। ई जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। ई पॉइंट को बोलते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट ई, जो है रिप्रेजेंट बाई पॉइंट ई, जो कि ई पॉइंट से दर्शाया जाता है। दिस इज द पीक स्ट्रेस ए मटेरियल विद स्टैंड पीरियड टू फेलियर। ये वो पीक स्ट्रेस होता है जिसके बाद मटेरियल फेल हो जाता है, ठीक है। द स्ट्रेस अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस है वो अपनी अल्टीमेट वैल्यू पर पहुंच जाता है, इसके बाद तो फेल होना तय है, तो वो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस। नेक्स्ट है एफ पॉइंट, ठीक है। एफ पॉइंट क्या होगा? उसे हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। पॉइंट एफ को क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट। वो क्या होता है? आफ्टर द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस नेकिंग अकर रिड्यूसिंग द लोड बियरिंग कैपेसिटी एंड इवेंचुअली कोजिंग फेलियर। उसकी जो लोड बियरिंग जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है अचानक से वो फेल हो जाती है। दिस क्रिटिकल पॉइंट इज डिनोटेड बाय द कर्व पॉइंट एफ। कर्व के अंदर इस पॉइंट को एफ से शो किया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर आता है तो इसके अंदर आपको ग्राफ के साथ साथ उसको डिटेलिंग में समझाना है कि किस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। ये ग्राफ बनाना है, इस ग्राफ के अंदर ही इनके नाम लिख देने हैं। जैसे ए पॉइंट है, ये क्या है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। बी पॉइंट है, ये क्या है? इलास्टिक लिमिट है। सी और डी क्या है? यील्ड पॉइंट है। सी है वो अपर यील्ड पॉइंट है, डी है वो लोअर यील्ड पॉइंट है। ई क्या है? ई है अल्टीमेट स्ट्रेस। और एफ क्या है? एफ है ब्रेकिंग स्ट्रेस, यानी कि जहाँ के बाद ये फेल हो जाएगा। तो ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इसके अंदर ये आपको ग्राफ भी बनाना है और उसके बारे में, उसके सभी पॉइंटों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, जो कि मैंने लिख दिया है। यहाँ से आप इसे सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है? प्रूफ स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल कैन बी डिफाइन एज द स्ट्रेस एट विच द मटेरियल अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस। प्रूफ स्ट्रेस वो होता है किसी मटेरियल का जब उसका स्ट्रेस है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में पहुंच जाता है, यानी कि प्रूफ स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल कैन बी डिफाइन एज द स्ट्रेस एट विच द मटेरियल अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस। प्रूफ स्ट्रेस इज डिफाइंड, यानी कि प्रूफ स्ट्रेस इज डिटरमाइंड एज द स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू 0.2% ऑफ स्ट्रेन फ्रॉम द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द गिवन मटेरियल। प्रूफ स्ट्रेस है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग 0.2% ऑफ स्ट्रेन फ्रॉम द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द गिवन मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसी में है थोड़ा आगे कि दिस इज द स्ट्रेस वैल्यू डिटरमाइंड फॉर द मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर हुज यील्ड पॉइंट कैन नॉट बी इजीली डिटरमाइंड, जिनके यील्ड पॉइंट है वो इजीली डिटरमाइन नहीं किए जा सकती। ये प्रूफ स्ट्रेस में आप देख पा रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसमें 0 से ए पॉइंट तक और ए से इसका बी पॉइंट दिखा रखा है, उसके बाद कुछ नहीं दिखा रखा। तो ये जो बी पॉइंट है इसके जो साथ साथ जो ये आएगा ये होगा आपका प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है। ये डक्टाइल मटेरियल के लिए है। कौन से मटेरियल के लिए है? डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो ये जो पॉइंट होगा ये प्रूफ स्ट्रेस होगा। तो ये स्ट्रेन के ऊपर हमें सिर्फ 0.2 चलना है। ये इसमें मैंने पहले बताया था इससे आगे कि ये होता है, इसमें देखिए प्रूफ स्ट्रेस इज डिटरमाइंड एज द स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू 0.2% ऑफ स्ट्रेन, 0.2% ऑफ स्ट्रेन फ्रॉम द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द गिवन मटेरियल। गिवन मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के 0.2% ऑफ स्ट्रेन होता है, यानी कि ये स्ट्रेन के 0.2% लेना है। ये जो इधर जो ए पॉइंट है ये 0.2% लेना है, 0 से ए 0.2, ठीक है। और उसके बाद जब ये जो बी पॉइंट आएगा यहाँ से ये जो होगा ये प्रूफ स्ट्रेस होगा। तो ये प्रूफ स्ट्रेस के लिए था। नेक्स्ट है मैक्सिमम या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? मैक्सिमम और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड एट विच स्पेसमैन ऑफ इज सब्जेक्टेड इन ए टेंसाइल टेस्ट एंड द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्पेसमैन। यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस क्या हो गया? मैक्सिमम लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि उसके ऊपर टोटल मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड लगा हुआ है एंड ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, उस वो होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट है वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस होता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या होता है? इन एक्चुअल प्रैक्टिस the material is not subjected up to ultimate stress but only up to a fraction of ultimate stress. This stress is known as working stress. This stress is also known as allowable stress or permissible stress. allowable stress और permissible stress भी कह सकते हैं इस स्ट्रेस को, और इसे हम वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस जो होगा वो अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा। क्या कह रहा है? अगर प्रैक्टिकल में जब हम बात करते हैं तो मटेरियल इज नॉट सब्जेक्टेड अप टू अल्टीमेट स्ट्रेस, यानी कि वो अल्टीमेट स्ट्रेस तक वो नहीं पहुंचता, ओनली अप टू ए फ्रैक्शन ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस के कुछ हिस्से, फ्रिक्शन उसके कुछ पॉइंट तक ही पहुंचता है। दिस
जो हिस्सा होगा, दिस स्ट्रेस इज नोन एज वर्किंग स्ट्रेस, जो कि हो गया अल्टीमेट स्ट्रेस बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। उसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड हो जाती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है? द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इट इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर ऑफ इग्नोरेंस, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, वो होती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसको हम शो करते हैं F.O.S, ये इधर इसमें शो कर रखा है, ये देख लीजिए। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो गया? अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कुछ फैक्टरों पर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ लोडिंग, की लोडिंग किस टाइप की है, टाइप ऑफ लोडिंग किस टाइप की है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ लोड की फ्रीक्वेंसी क्या है, लोड में किस फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, डिग्री ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड, डिग्री ऑफ इकोनॉमी रिक्वायर्ड, डिपेंडेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, लाइफ स्पैन ऑफ द स्ट्रक्चर, द एक्यूरेसी विद विच द लोड एंड स्ट्रेस कैन बी प्रिडिक्टेड। नेक्स्ट जो है वो आता ब्रेकिंग स्ट्रेस आता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस में भी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द लोड एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर एंड द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर ब्रेक हो जाता है तो वो लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर ब्रेक हुआ है उस पॉइंट का वो लोड यानी कि लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया वो होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। और यील्ड स्ट्रेस क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस में लोड एट यील्ड पॉइंट अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस में क्या था? ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर जो लोड लगा हुआ है वो अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, और यील्ड स्ट्रेस क्या हो गया? यील्ड पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस लगा हुआ है वो अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट है परसेंटेज एलोंगेशन, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, इफ एल नोट इज द ओरिजिनल गेज लेंथ एंड एल वाई इज द फाइनल लेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू द गेज लेंथ ऑफ द स्पेसमैन, देन परसेंटेज इलोंगेशन जो एल एफ माइनस एल नोट अपॉन एल नोट इंटू 100। ये फॉर्मूला इसको याद कर लीजिए बस। और जो नेक्स्ट है वो है परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, एरिया में रिडक्शन एज ए एस एज द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए वाई इज द फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द प्लेन ऑफ फेलियर ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन, देन परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया हो गया ए नोट माइनस ए एफ अपॉन ए नोट इंटू 100। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में अगले टॉपिक में